मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आधुनिक काल के अंतर्गत भारत हिंदी युग के बाद दूसरा युग द्विवेदी युग के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। टॉपिक है आज हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1900 से 1918 ईस्वी। पहला शीर्षक द्विवेदी युग नामकरण एवं पृष्ठभूमि। द्विवेदी युग की नामकरण एवं पृष्ठभूमि। भारतीय हिंदू युग के बाद हिंदी कविता का द्विवेदी युग आता है। इसकी कालावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का इस युग को बनाने संवारने में मुख्य हाथ रहा है। अतः उन्हीं के नाम के आधार पर इस युग को द्विवेदी युग कहते हैं। वस्तुतः द्विवेदी युग की कविता एक बंधी बंधाई प्रणाली में हुई थी, जिसके प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसीलिए इस युग का नामकरण उनके नाम पर उपयुक्त ही है। डॉक्टर उमाकांत गोयल के शब्दों में भी इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग उचित ही है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। यहाँ सुधारों से अभिप्राय नई चेतना के प्रसार द्वारा मानव को मानव के निकट लाने से है। जीवन और जीवनी शक्तियों में अनुराग जगाने की दिशा में भारतीय हिंदी युग में धर्म, आध्यात्मिकता और परलोक संबंधी अंधविश्वासों के खंडन के बाद इहलोक और मानव अस्तित्व में आस्था का स्मरण अगला और आवश्यक कदम है, जो द्विवेदी युग के कवियों ने किया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार छायावाद काल के पूर्व हिंदी साहित्य परिष्कार की दो मंजिलों से गुजर चुका था, पुनर्जागरण और सुधार। पुनर्जागरण और सुधार। दूसरी मंजिल पर साहित्यकार अपने कथ्य, रूपाकार और भाषा के सुधार परिष्कार में संलग्न दिखाई देते हैं। अतः इसे सुधार काल की संज्ञा दी जानी चाहिए। पुनर्जागरण भारतीय हिंदी युग में और सुधार द्विवेदी युग में हुआ था। आगे देखते हैं। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति, रूढ़िवादता से स्वतंत्रता के द्वार पर ला खड़े करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का समाधिक महत्व है। भारतीय इतिहास में यह समय ब्रिटिश शासन के दमन चक्र और कूटनीति का काल है। भारतीय हिंदी युगीन साहित्यकार जहां भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट करके रह गए, वहां द्विवेदी युगीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की भी प्रेरणा दी। उन्हें आत्मसर्ग एवं बलिदान का भी मार्ग दिखाया। 20वीं शताब्दी के अंत होते होते जनता भक्ति, श्रृंगार, समस्या पूर्ति, नीरस तुकबंदी से ऊब चुकी थी। ब्रज भाषा का आकर्षण भी उसके लिए निशेष हो गया था। सुयोग से जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पार की महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिशा निर्देशन मिल गया। उन्होंने जनरुचि का स्वागत करते हुए जून 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित अपनी कविता हे कविते के माध्यम से ब्रज भाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के
का अवसर मिल गया। अपने संपादकीय काल, इनका संपादन काल था सरस्वती 1903 से 1920 ईस्वी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार कब मिला था? 1903 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। में उन्होंने नायिका भेद को त्याग कर विविध विषयों पर कविता करने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी प्रकार के काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य की भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। फलतः उन्हीं के आदर्शों को अपनाकर अनेक कवि आगे आए, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनई, लोचन प्रसाद पांडे आदि उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा किंकर और राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि कवियों ने काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर कविता करना आरंभ किया। इसीलिए द्वितीय की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य और नवीनता दृष्टिगोचर होती है। अब देखते हैं द्वितीय युग की प्रवृत्तियां। आचार्य महावीर स्वामी द्विवेदी के प्रादुर्भाव के साथ ही आधुनिक काव्य धारा में पुनः परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यह परिवर्तन बड़ा व्यापक था। इसका प्रभाव उस युग की काव्य वस्तु और भाषा शैली दोनों पर ही पड़ा। ब्रज भाषा को काव्य के माध्यम के रूप में प्राय सर्वथा त्याग दिया गया। उसके स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। मातृभूमि प्रेम, स्वदेश गौरव, मानवतावादी तथा बुद्धिवादी प्रवृत्ति इस युग कविता का प्राण बनी। वस्तुतः द्वितीय युग की कविता एक बंधी प्रणाली में हुई थी, जिसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नवत हैं। पहली प्रवृत्ति है देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण। पहली प्रवृत्ति है द्वितीय युग की देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण। द्वितीय युगीन कविता की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता प्रधान भावधारा थी। इसका मुख्य आधार था अतीतकालीन गौरव का वर्णन और वर्तमान सोचनीय अवस्था पर क्षोभ, साथ ही उद्बोधन का प्रयत्न। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन कर पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। कविवर शंकर ने बलिदान गान कविता में कहा था, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। वस्तुतः द्वितीय युगीन कवियों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत का गान करते हुए देश की वर्तमान दिशा पर क्षोभ प्रकट कर किया। इस प्रकार की रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त की भारतवाती सर्वश्रेष्ठ एवं सशक्त रचना है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में, राष्ट्रीयता की तो तान भारतेंदु ने छोड़ी थी, उसका स्वर गुप्त जी में बहुत ऊंचा हो जाता है। दूसरी प्रवृत्ति है मानवतावादी विचारधारा। द्वितीय युगीन काव्य धारा की दूसरी मुख्य विशेषता मानवतावादी विचारधारा है। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन इस काव्य में बड़े ही सहज भाव से हुआ है। कवियों ने दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का बड़ा ही कारुणिक वर्णन किया है, जैसा कि श्रीधर पाठक ने लिखा है। प्रार्थना अब ईश की सब करहु कर जुग जोड़, प्रार्थना अब ईश की सब करहु कर जुग जोड़, दीन बंधु सुदृष्टि कीजे बाल विधवा और। शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग के कवियों ने संकेत किया है। इसके अतिरिक्त द्वितीय युगीन कविता में नारीत्व के प्रति उच्च भावनाओं की
उस स्थापना भी हुई। नारीत्व के प्रति उच्च भावना की उस स्थापना भी हुई। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में नारी का बड़ा ही उदात्त चित्र खींचा है। यहाँ लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा खंड काव्य में ये पंक्तियां दी है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगली प्रवृत्ति, तीसरी प्रवृत्ति है नीति और आदर्श का निरूपण। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीति परक है। यहाँ इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पाश्रित उज्ज्वल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, जिनमें स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्म गौरव आदि उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। इस संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षा में आई है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सतकाव्य युक्त उसमें परम आदर्श प्रधान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यहाँ कविता का उद्देश्य बताया है कवि ने और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आख्यानिक कृतियों के अतिरिक्त इस काल में नीति परक उपदेश प्रधान कविताओं की भी भरमार है। प्रसंग के विषय में पंडित रामचरित उपाध्याय ने लिखा है, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में रहने से घन की मार अनल सहता है। ऐसे आगे देखते हैं। आलोच्य युग में कवियों ने प्रेम के आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया। यह प्रेम जीवन की अद्भुत शक्ति है, उसके बिना जीवन निस्सार है, जैसा कि राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्र का ही, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम आंख ओक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। अगली प्रवृत्ति है विषय क्षेत्र का विस्तार। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ, उसके क्षेत्र में अपार वैविध्य और व्यापकत्व आया। यहाँ नायिका भेद को छोड़कर सभी चिरपरिचित उपादानों के साथ ही अनेक नूतन विषयों की ओर कवि उन्मुख हुए। परिणामतः जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बने। इस संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने कवि कर्तव्य नामक निबंध में लिखा है। क्या लिखा है? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जो कवि कर्तव्य नामक निबंध में मिलती हैं। इसमें से कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है। अगली प्रवृत्ति है बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव। द्विवेदी युगीन काव्य धारा की एक मुख्य प्रवृत्ति बुद्धिवाद की प्रमुखता है। बुद्धिवादी विचारधारा के प्रभाव स्वरूप ही पुरानी रूढ़ियों और परंपरा को वैज्ञानिक अथवा तार्किक दृष्टि से परखा गया। इस संबंध में मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत महाकाव्य के प्रारंभ में लिखा है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विस्मय रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूं ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन में, तो मन
तुम में रमा करे। अगली प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता का बहिष्कार, यानी इस युग में श्रृंगार का बहिष्कार कर दे, श्रृंगार को अश्लील मानकर छोड़ दिया। द्विवेदी योगिन काव्य धारा में श्रृंगार को अश्लील मानकर उसे छोड़ने की प्रवृत्ति रही है, इसीलिए यहाँ नैतिकता का कठोर बंधन है तथा नीरस एवं इतिवृत्तात्मक प्रेम और श्रृंगार के वर्णन अत्यधिक मिलते हैं। रामचरित उपाध्याय ने एक कविता जो काम की करतूत में लिखा है, रति के पति तू प्रेतों से भी बढ़कर है संदेह नहीं, जिसके सिर पर तू चढ़ता है उसको गुरुचता गेह नहीं। आगे देखिए, अगली 7वीं प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता। यहाँ इतिवृत्तात्मक शब्द पर विशेष ध्यान रखना है। द्वितीय युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता है। इतिवृत्तात्मकता का यहाँ तात्पर्य है किसी वस्तु या घटना का स्थूल या यथातथ्य वर्णन। इतिवृत्तात्मकता का क्या मतलब है? किसी वस्तु या घटना का स्थूल या यथातथ्य वर्णन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो नितांत वर्णात्मक अथवा गणनात्मक है वही इतिवृत्तात्मक होता है। इस युग की कविता की शैली सरल गद्य की शैली हो गई है। कविता का उद्देश्य केवल उपयोगिता ही हो गया है। फलस्वरूप कविता में इतिवृत्तात्मक वर्णनों का बाहुल्य हुआ है। इस संदर्भ में ठाकुर गोपाल शरण सिंह की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है। ये हैं, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति का आलम्बन रूप। द्विवेदी युगीन प्रकृति के दो मुख्य रूप माने गए, आलम्बन और उद्दीपन। तो इनमें से आलम्बन रूप प्रमुख है। द्विवेदी युगीन कविता प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण हुआ है। इस कविता में सच्चा प्रकृति प्रेम फलित हुआ है, जिससे यहाँ यथार्थता एवं ताजगी से युक्त स्वतंत्र प्रकृति चित्रण मिलता है। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य का आरंभ तो प्रकृति चित्रण से ही हुआ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास महाकाव्य की सर्वप्रथम पंक्ति है। कई बार ये प्रथम सर की प्रथम पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दिवस का अवसान समीप था, गगनता कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। अगली पंक्ति, अगली विशेषता है नवीन एवं लोक जीवन के विषय। द्विवेदी की कविता में नवीन और सामान्य लोक जीवन के विषयों का निरूपण हुआ है। इस संदर्भ में पराधीन की प्रकृति नामक कविता में कामता प्रसाद गुरु ने अभिव्यक्त किया है। क्या है? पराधीनता में रहकर यह अपना सब कुछ भूल गई, भाषा भोजन भेष भाव भावी सब बातें हुई नहीं। अगली प्रवृत्ति है 10वीं काव्यानुवाद की प्रचुरता, यानी काव्य के अनुवाद यहाँ प्रचुर मात्रा में। द्विवेदी युगीन कविता की एक विशेष प्रवृत्ति अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद की प्रचुरता रही है। डॉक्टर रविंद्र साय वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य पर आंग्ल प्रभाव में इस प्रवृत्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। यहाँ श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से, डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम, ट्रेवलर का शांत पत्र में पद्य अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त इस काल में बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं के भी कुछ अनुवाद हुए थे। अगली है सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रवृत्ति खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, यानी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति भाषा का परिवर्तन है। काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर
खड़ी बोली बन गई। अतः खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा हुई। प्रारंभ में तो यह भाषा बड़ी अव्यवस्थित रही, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से इसकी पदावली का परिष्कार हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा की व्याकरण संबंधी त्रुटियों को ही दूर नहीं किया, बल्कि उसमें संस्कृत पदावली का भी प्रसार किया। इस संदर्भ में उमाकांत गोयल ने लिखा है, इस युग की भाषा द्विवेदी युग के आदर्शानुसार सुबोध, शुद्ध और रसानुरूप है। अगली प्रवृत्ति है छंद के क्षेत्र में स्वच्छंदता। द्विवेदी युग में वर्ण विषय के समान ही छंद के क्षेत्र में भी अद्भुत वैविध्य मिलता है, जिसमें हिंदी के ही नहीं संस्कृत के वर्ण के ग्रंथों, उर्दू बहनों का भी वो भी अपनाया गया है। द्विवेदी जी छंद के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी थे। उन्होंने अतुकांत छंद को भी महत्व दिया। वस्तुतः इस युग में हिंदी छंद का स्वच्छंदता की ओर दिखाव मिलता है। काव्य रूपों का वैविध्य, अगली अंतिम विशेषता या प्रवृत्ति है काव्य रूपों का वैविध्य। द्विवेदी युग में काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध, मुक्तक, प्रगीति प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों की रचना हुई। कथाश्रित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई। प्रिय प्रवास, सांकेत का अधिकांश भाग तथा रामचरित चिंतामणि महाकाव्यों का प्रणयन इसी युग में हुआ। रत्नाकर के जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक की रचना प्रबंध मुक्तक के रूप में हुई है। प्रगीतिकों के क्षेत्र में मैथिली क्षणगुप्त, मुकुटधर पांडे तथा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम उल्लेखनीय है। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। भारतीय हिंदू युग के कई साहित्यकारों का उत्तरकाल द्विवेदी युग में समा जाता है। भारतीय हिंदू मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था और भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र अपने वृत्त के निश्चय ही बड़े रचनाकार थे, जबकि द्विवेदी मंडल अनुशासन पर बना था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनात्मक स्तर पर अपने शिष्यों मैथिली क्षणगुप्त तथा प्रेमचंद से छोटे थे, परंतु वैचारिक स्तर पर वे इनसे बड़े थे। इस संदर्भ में डॉक्टर रामलाल शर्मा ने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में लिखा है, द्विवेदी जी कथा लेखक नहीं थे और मैथिली क्षणगुप्त की तुलना में कवि भी बहुत साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों मतलब प्रेमचंद और गुप्त जी से आगे हैं। इस दृष्टि में उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है। ये कथन कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। द्विवेदी तथा उनकी सरस्वती पत्रिका से प्रेरणा पाकर कविता लिखने वाले कवियों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु उनमें मैथिली क्षणगुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, आगे देखो रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। ये द्विवेदी कवि हैं। द्विवेदी युग में कुछ ब्रजभाषा की भी कविताएं लिखी गई, वो हम देखते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य में ब्रजभाषा काव्य। भारतीय हिंदू युग से खड़ी बोली और ब्रजभाषा का जो तीव्र विवाद चला आ रहा था, वो द्विवेदी युग में आरंभ में लगभग समाप्त हो गया। गद्य की सर्व स्वीकृत भाषा खड़ी बोली कविता की मुख्य भाषा बन गई। देश काल के अनुसार चलने वाले कवियों ने खड़ी बोली और नव नव भाषाओं को सहज अपना लिया। समय का रुख देखकर कुछ ऐसे भी कवि हुए जो आलोच्य युग से पूर्व ब्रजभाषा में अच्छी कविता कर चुके थे और अब खड़ी बोली में कविता करने लगे थे। ऐसे कवियों में श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर आदि के नाम मुख्य हैं। श्रीधर पाठक कृत कश्मीर सुषमा और हरिऔध कृत रसकलश ब्रजभाषा की उल्लेखनीय रचना है। पाठक जी की काव्य रचना को स्वच्छंद काव्यधारा में बना दिया जाता है। इसके विपरीत कुछ कवि काल प्रवाह से निरपेक्ष रहकर प्राचीन परपाटी की कविता लिखते रहे।
इनमें जगन्नाथ दास रत्नाकर विशेषतः और एक सीमा तक सत्यनारायण कविरत्न ऐसे ही कवि हैं। मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न ये दो कवि ब्रजभाषा में भी कविता की, यानी इन कवियों ने द्विवेदी युग में भी ब्रजभाषा में कविता की थी। ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है आपके लिए, हर परीक्षा में आपके काम आएगा। धन्यवाद।